सभी कला प्रेमियों और परीक्षार्थियों का इस मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सत्र मुगल चित्रकला के उस दौर के बारे में है जिसे पूरी दुनिया में कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी जहांगीर के समय की कला। ये एक ऐसा शानदार और व्यवस्थित सफर होने वाला है जो जहांगीर की शाही चित्र दीर्घा से होकर गुजरेगा। यकीन मानिए, इस विश्लेषण के बाद आगामी परीक्षाओं के लिए इस पूरे विषय की तैयारी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। इस विषय की गहराई को समझने के लिए चलिए शुरुआत एक बेहद दिलचस्प कहानी से करते हैं। हुआ कुछ यूं कि जब अंग्रेजी राजदूत सर थॉमस रो ने जहांगीर को एक बहुत ही शानदार यूरोपियन पेंटिंग भेंट की, तो उन्हें लगा कि भारतीय चित्रकार तो इसकी बारीकियों को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जानते हैं फिर क्या हुआ? जहांगीर के कलाकारों ने उस मूल पेंटिंग की एक, दो नहीं बल्कि पूरी 6 हूबहू नकलें तैयार कर दीं। जब थॉमस रो के सामने उन सभी चित्रों को रखा गया तो वो पूरी तरह से चकरा गए और खुद अपनी ही लाई हुई मूल पेंटिंग को पहचानने में धोखा खा गए। अब सोचिए उस दौर के कलाकारों का स्तर क्या रहा होगा। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले स्वर्ण युग की नींव, फिर चित्रकला की मुख्य विशेषताएं, उसके बाद नादिरुज़्ज़मा और नादिरुल असर, फिर दरबार के अन्य नवरत्न, महिला चित्रकार और आखिर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण युग की नींव के बारे में। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक के जहांगीर के शासनकाल को सर्वसम्मति से मुगल चित्रकला का चरम शिखर माना जाता है। अकबर ने जिस कला संस्थान की नींव रखी थी ना, जहांगीर ने उसे उत्कृष्टता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। इस काल में चित्रकारों का सम्मान इतना बढ़ गया था कि उन्हें बाकायदा मनसबदार का प्रतिष्ठित दर्जा दिया जाने लगा। जहांगीर ने कश्मीर में एक शानदार चित्र दीर्घा और अजमेर के शाही महल में सुंदर चित्र बनवाए। और सबसे बड़ा बदलाव पता है क्या था? कला अब सिर्फ ऐतिहासिक किताबों के पन्नों तक सिमटकर नहीं रह गई थी। इसके बजाय ये ज्वलंत यथार्थवाद, प्रकृति, शिकार, उत्सव और दरबारी जीवन की ओर मुड़ गई। और सबसे अहम बात, चित्रकला की ये शैली अब ईरानी प्रभाव से लगभग मुक्त होकर पूरी तरह से शुद्ध भारतीय मौलिकता को अपना चुकी थी। चलिए अब जरा चित्रकला की मुख्य विशेषताओं पर नजर डालते हैं। देखिए, परीक्षा में अक्सर कुछ जटिल कला शब्द पूछे जाते हैं जो सुनने में थोड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत आसान है। पहला शब्द है बिंदु पर्दाज, जिसका सीधा सा मतलब है गोलाई या वॉल्यूम लाने के लिए छोटे छोटे बिंदुओं का इस्तेमाल करना। इसे ही हम अंग्रेजी में स्टिपलिंग कहते हैं। दूसरा शब्द है हाशिए, यानी चित्रों के चारों ओर बनाए जाने वाले बेहद सजे हुए और जटिल बॉर्डर। इसके अलावा इस दौर में मुरक्का, जिसका अर्थ है चित्रों के एल्बम बनाने का चलन बहुत बढ़ गया था। और हाँ, बारीक रेखाओं के साथ साथ सोने के वर्क का बेहतरीन प्रयोग भी इसी समय की एक बड़ी खासियत है। अब बारी आती है इस युग के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स की, नादिरुज़्ज़मान और नादिरुल असर। यहाँ मेरे पास एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जिसे आप नोट्स में जरूर लिख लें। एक तरफ हैं अबुल हसन, जिन्हें नादिरुज़्ज़मा यानी वंडर ऑफ द एज की उपाधि मिली। वो व्यक्तियों और घटनाओं के मास्टर थे, यानी इन्हें हम अपनी भाषा में पीपल पर्सन कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हैं उस्ताद मंसूर, जिन्हें नादिरुल असर यानी वंडर ऑफ द एपॉक कहा गया। वो वनस्पतियों और जीवों के मास्टर थे, यानी पूरी तरह से नेचर गाय। इन दोनों को इस तरह आमने सामने रखकर याद करेंगे ना, तो परीक्षा में मैचिंग वाले सवालों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अबुल हसन जहांगीर के सबसे प्रमुख और चहेते चित्रकार थे। इनकी जो कलाकृतियां परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती हैं वो है जहांगीर का सिंहासनारोहण, बैलगाड़ी और चिनार वृक्ष पर गिलहरियां। लेकिन जो तथ्य सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है वो है अल्बर्ट ड्यूरर की कृति संत जॉन का सूली पर चढ़ना की वॉश पद्धति में बनाई गई कॉपी। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि अबुल हसन यूरोपीय तकनीकों को कितनी गहराई से समझकर अपनी कला में उतार रहे थे। अब बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध पशु पक्षी और वनस्पति विशेषज्ञ उस्ताद मंसूर की। इनके प्रमुख चित्रों में टर्की मुर्गा, ज़ेब्रा और कश्मीर घाटी के 100 से अधिक फूलों का शानदार चित्रण शामिल है। लेकिन दोस्तों, जो तथ्य सबसे ज्यादा क्रूशियल है वो है इनके द्वारा बनाया गया बाज पक्षी यानी फैल्कन का चित्र। ये चित्र आज भी कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है और ये बात अक्सर सीधे प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछ ली जाती है। सेक्शन 4, दरबार के अन्य नवरत्न। दरबार के इन 2 महारथियों के अलावा बाकी कलाकारों की विशेषज्ञता को समझना भी उतना ही जरूरी है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। बिशनदास शबीह यानी पोर्ट्रेट बनाने में पूरी तरह से बेजोड़ थे और नूरजहां का चित्र इनकी सबसे बड़ी खासियत है।
मनोहर शिकार के चित्र बनाने में माहिर थे, जैसे लंदन म्यूजियम में रखा उनका काला हिरण। मोहम्मद नादिर पेड़ पौधों के चित्रण के उस्ताद थे। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है विचित्र, जिनका रेत घड़ी पर विराजमान जहांगीर का चित्र आज वॉशिंगटन डीसी में संग्रहित है। इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो अक्सर छूट जाता है, महिला चित्रकार। अक्सर कला इतिहास की चर्चाओं में सारा ध्यान पुरुषों के योगदान पर ही केंद्रित रह जाता है, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जहांगीर के युग में बहुत ही शानदार महिला कला प्रतिभाएं भी मौजूद थीं। साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकैम बानो जैसी प्रतिभाएं उस स्वर्णिम दौर की पायोनियर महिला चित्रकार थीं। और सच बताऊं तो परीक्षा सेट करने वालों को सिलेबस के इन गहरे और छिपे हुए तथ्यों पर सवाल पूछना बहुत पसंद आता है। इसलिए इन 3 नामों को अपने नोट्स में एकदम हाईलाइट करके रखिएगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर, महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य। पेन और पेपर तैयार रखिए क्योंकि ये बहुत अहम है। उस युग के कच्चे, सच्चे और बेहद मार्मिक यथार्थवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी का प्रसिद्ध चित्र मरना सन्न इनायत खां। यह चित्र वर्तमान में ऑक्सफोर्ड की बॉडलियन लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। यह कला का एक ऐसा नमूना है जो मानवीय मनोभावों और मृत्यु की नंगी सच्चाई को सीधा कागज पर उकेर देता है। इसे याद रखना कला इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ट्रिविया फैक्ट्स में से एक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 और मुख्य बिंदु बिल्कुल रट लेने चाहिए। पहला, जहांगीर के काल में ही भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को बनाने की एक बिल्कुल स्वतंत्र परंपरा शुरू हुई। और दूसरा, इस काल में यूरोपीय प्रभाव इतना ज्यादा गहरा था कि भारत में मैडोना, इंग्लैंड के राजा रानी और लेडी एलिजाबेथ के यूरोपीय व्यक्तिचित्रों की बहुत ही शानदार अनुकृतियां यानी कॉपीज बनाई गईं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहांगीर का काल केवल मुगल चित्रकला का समय नहीं था, बल्कि यह भारतीय कला में एक ऐसा मोड़ था जहां नवाचार, यथार्थवाद, बारीक तकनीक और बाहरी प्रभावों का एक एकदम परफेक्ट बैलेंस देखने को मिला। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक बेहद दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिएगा, अगर जहांगीर का युग चित्रकला का स्वर्ण युग था, तो मुगल इतिहास में किसके युग को वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है? मुगल इतिहास की इस पूरी टाइमलाइन पर विचार करना वाकई बहुत रोचक है। आज के इस विस्तृत सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।